हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि उसकी क्लास मैंने शुरू कर दी है। और देखिए, बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो पेपर 1 है उसकी क्लास शुरू कर दी है। और पेपर 1 का जो सिलेबस है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपका सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में सेम होगा। आपके एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मगर सिलेबस और सिलेबस के टॉपिक सेम होंगे। तो आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो मैं अपलोड कर दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और जो लोग देख चुके हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्हें मैं बता दूँ कि मैं सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ 6 सेमेस्टर की, जिसमें मैं आपकी सारी वीडियोस जैसे जैसे चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ वैसे ऐड कर देती हूँ। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ लीजिएगा। मैं हर वीडियो में प्लेलिस्ट दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखकर पढ़ लिया करो। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की भी यूनिट नंबर 5 में अपलोड कर रखी हूँ। देखिए, मैं सभी टॉपिक आपके पूरी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर लें। और मॉडल पेपर लिखित जिनकी परीक्षा होती है और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स होती है उनके लिए जल्द ही मैं मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूँगी, महासंग्राम अपलोड करूँगी, ताकि अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2। जैसा कि आपको अपने पेपर 1 में क्या पढ़ना है, जो भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी के अलग अलग टॉपिक पर अपनी विचारधाराएं, अपनी अवधारणाएं पेश की हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ना है। इन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं, देखिए किस पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मूल्यों की सामाजिक संरचना और सामाजिक परिस्थितिकी, इन 2 चीज़ों पर उन्होंने अपने क्या है विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनकर आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा होती हो या लिखित होती हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि हर एक चीज़ आप समझ जाएं। एक बात और आपसे बताऊंगी कि देखिए, राधा कमल मुखर्जी जी का नाम कहीं कहीं पर मुखर्जी लिखता है और कहीं कहीं पर मुखर्जी दिया होता है। किसी बुक में आप देखोगे तो मुखर्जी देगा और कहीं कहीं ख की जगह क मुखर्जी देता है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए मैं आपका ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। चलिए अब देखिए, जैसा कि देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सामाजिक मूल्य के क्षेत्र में राधा कमल मुखर्जी जी ने जितना योगदान दिया है, इनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, इन मुखर्जी जी ने मूल्य पर इतनी विस्तृत व व्यापक चर्चा की है, उतनी अन्य किसी विद्वान ने नहीं की है। बस आप इतना याद रखिए कि जितनी ज़्यादा व्याख्या उन्होंने मूल्य के क्षेत्र में दी है, इतना अन्य किसी भारतीय विद्वान या किसी विद्वान ने नहीं दी है। इसी वजह से, यानी मूल्यों की संरचना, यानी कि मूल्यों के बारे में इतनी बड़ी व्याख्या देने के कारण ही ये पूरे विश्व में विख्यात हैं, मतलब विश्व भर में ये प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो अब बिना देर किए पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन से थोड़ा कुछ समझ लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, राधा कमल मुखर्जी जी का जो जन्म हुआ, इनसे जन्म से प्रश्न बन सकता है आपका। तो इनका जो जन्म हुआ वो 7 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के बहरामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। तो किस कस्बे में? बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में 7 दिसंबर 1889 को हुआ था। और इनके पिता जो थे वो वकील थे और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हुई। तो उसी विश्वविद्यालय में वहाँ पर मुखर्जी जी अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का जो डिपार्टमेंट था उसमें प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्ति हुए और उसमें उन्होंने योगदान दिया। सन 1921 से लेकर के सन 1968 तक वे अपने जीवन का जो शेष काल था उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में रहकर व्यतीत कर दिया। यानी जब से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से वो इसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विभाग में अध्यक्ष व प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया और अपना पूरा जो जीवन था इसी विश्वविद्यालय में रहकर व्यतीत कर दिया। और सन
1962 ईस्वी में राधा कमल मुखर्जी जी को पद्म भूषण के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म भूषण का दिया गया। कब दिया गया, तो 1962 में दिया गया। और देखिए राधा कमल मुखर्जी जी की मृत्यु 24 अगस्त 1968 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने यहीं तक मतलब पूरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उसी में कार्य करके। अब देखिए इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जिनका पेपर होगा उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है ना, पूछ देगा इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है, या ना आपको पुस्तक का नाम दे देगा, 4 राइटर ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा किसने इस पुस्तक को लिखा है। तो आप हर पुस्तक का नाम याद रखे रहेंगे तभी तो आप पकड़ पाएंगे कि किन्होंने लिखा है। और मैंने जितनी भी वीडियोस अभी तक आपके सोशियोलॉजी की अपलोड कर रखी है, तो मैंने सभी विद्वानों की पुस्तकें के बारे में भी पूरा आपको बता दिया और कब कब प्रकाशित हुई, ताकि आप आसानी से याद कर लें। देखिए राधा कमल मुखर्जी जी की जो सबसे पहली पुस्तक थी उसका नाम था द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो देखते चलिएगा 1916 ईस्वी में। मैंने एकदम सामने सामने सब नोट कर दिया है, तो आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहीं पर भी इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी माइंड एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है जो प्रकाशित हुई 1928 ईस्वी में। सन भी देखते रहिएगा। अगला देखिए डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट, जो प्रकाशित हुई 1923 ईस्वी में। अगली देखिए द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पर आप सोशल नोट कीजिएगा, ओके। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी 1949 ईस्वी में। अगली देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, यहाँ पे देखिए इंडियन लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई 1956 ईस्वी में। अगला है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, जो प्रकाशित हुई 1964 ईस्वी में। अगली इनकी पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ पर्सनालिटी, जो प्रकाशित हुई 1963 ईस्वी में। अगली है द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, जो प्रकाशित हुई 1960 ईस्वी में। फिर अगली है द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, जो प्रकाशित हुई 1966 में। फिर देखिए द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, जो प्रकाशित हुई 1959 ईस्वी में। फिर है आपकी सोशल इकोलॉजी, जो प्रकाशित हुई 1945 में। देखिए राधा कमल मुखर्जी जी ने लगभग 53 पुस्तकें लिखी हैं, और जो उनमें इम्पॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर उन्हीं के नाम आपके लिए नोट कर दिए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, यहाँ ये आपके प्रश्न में पूछ सकता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो आइए अब हम मूल्यों की सामाजिक संरचना में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने जो योगदान दिए हैं, जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अब उनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मूल्यों की सामाजिक संरचना, ओके। तो अब ये मूल्य क्या होते हैं? देखिए जब तक हम मूल्य का अर्थ नहीं जानेंगे, ये मूल्य होता क्या है, तब तक हम इस टॉपिक को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और जब मैं आपको मूल्य का अर्थ बता दूंगी, तो फिर इस वीडियो में आप मूल्य के बारे में सभी पॉइंट को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मूल्य को समझ लीजिए, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मूल्य जो है बहुत सिंपल है, आप एक बार सुन के इसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए मूल्य की हम बात करें, हम मूल्य का अर्थ समझेंगे, लेकिन मूल्य के साथ एक और शब्द आता है जो है मानदंड। अब ये मानदंड क्या है? देखिए जहाँ पर मूल्य आएगा उससे पहले वहाँ पर मानदंड आएगा। तो मैं मूल्य को बताने से पहले आपको मानदंड बताना चाहूँगी, क्योंकि मूल्य को जानने से पहले वो जानना अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आप जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जब आप सोशियोलॉजी आपने उसमें पढ़ा, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मूल्य और मानदंड दोनों के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक वो याद होगा, आप भूले नहीं होंगे। चलिए अगर आप भूल भी गए हैं तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहले मूल्य को जानने से पहले हम मानदंड को समझते हैं। देखिए हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? हम सभी लोग समाज में रहते हैं। तो सभी लोग समाज में व्यवहार करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो हम किस स्थिति या परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे? जाहिर सी बात है, हम रहते हैं, हम कोई ना कोई व्यवहार करेंगे। तो हमें कब किस तरह का व्यवहार समाज में रहकर लोगों के साथ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए समाज में हमारे लिए एक दिशा निर्देश कर दी गई है। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं कि हमें किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कब
किस समय हमें किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, कैसे क्या कार्य करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो समाज में रहने वाले लोगों के लिए समाज ने उनके व्यवहारों की दिशा तय कर दी है कि हमें हर व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करना है। मतलब हम कहीं पर भी हैं, किस तरह के व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है। देखिए, बड़े छोटे, बड़े बुजुर्ग, हर किसी से बात करने का, व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समाज ने हमें बता दी हैं, हमारे लिए तय कर दी है कि आपको हर व्यक्ति से इस तरह से मिलना है, इस तरह से बात करनी है। तो हमें कब किस तरह का व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, मानदंड कहा जाता है, ठीक है। अब मानदंड क्या है आप समझ गए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मूल्य क्या होता है, क्योंकि मानदंड समझ गए तो अब मूल्य को समझ लो। एक बार अभी और बता दूंगी, अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कुछ लोग मूल्य और मानदंड में कंफ्यूज रहते हैं कि ये मूल्य और मानदंड है क्या, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। देखिए, जो मानदंड होता है वो हमें ये बताता है कि हमें समाज में हम रहते हैं तो हमें लोगों के साथ, किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यवहार, हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो वही जो हम व्यवहार करते हैं ये हमें कौन बता रहा है, ये मानदंड है। तो हम जो व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, तो इस व्यवहार को मापने का जो पैमाना होता है वही मूल्य कहलाता है। यानी जो मूल्य है हमें यह बताता है कि हमने जो व्यवहार अभी किया किसी व्यक्ति के साथ, जो भी हमने बात की वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, वो कैसा था। यानी उसी व्यवहार को मापने का पैमाना मूल्य है। अब अच्छे से समझो, अब एकदम अच्छे से समझ लो। देखो, जो मानदंड होता है वो हमें ये नहीं बताता कि हमें किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार जो हमने किया वो अच्छा हमने किया या बुरा किया। हो सकता है हम जिस व्यक्ति के साथ जो बात किए हो वो बुरी तरह से हमने की हो या अच्छी की हो, तो ये मानदंड हमें नहीं बताएगा। मानदंड बस इतना कह दिया तुम्हें इस व्यक्ति के साथ ये व्यवहार करना है, हमने कर दिया। अब वही मूल्य बताएगा कि तुमने इस व्यक्ति के साथ तो बुरा व्यवहार कर दिया, तुमने इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो ये हमें मूल्य बताता है। तो आई होप अब आप मानदंड और मूल्य समझ गए होंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, हमें बस इतना याद रखना है। आपको देखिए, आपको कितना याद रखना है कि मानदंड हमें ये बताता है कि हमें समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है या क्या करना चाहिए, और मानदंड हमें ये नहीं बताता कि हमने जो किया वो अच्छा है या बुरा है। ये जो चीज़ हमें बताती है कि जो हमने कार्य किया, जो हमने व्यवहार किया किसी के साथ, वो अच्छा है या बुरा, ये हमें मूल्य बताते हैं। तो आई होप अब आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, डॉक्टर कमल मुखर्जी जी ने अपने इन्हीं 2 पुस्तकों में मूल्यों पर अपने सारे विचार को प्रस्तुत किया है। कौन कौन सी वो बुक है, देखिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, उसके अलावा द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। इन 2 ही पुस्तकों में उन्होंने मूल्यों के बारे में जितने भी विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कुछ भी बताया है, इन्हीं 2 पुस्तकों में बताया उन्होंने। और इस सिद्धांत से हमें पूर्व एवं पश्चिम की विचारधाराओं का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। देखिए, अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में डॉक्टर मुखर्जी जी ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसके समाजशास्त्र का, मूल्यों के समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उन सभी के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है एवं मूल्यों का उद्विकास, मूल्यों के जो मनोवैज्ञानिक नियम हैं तथा मूल्यों की सुरक्षा आदि पर जो कुछ भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए वो उन्होंने अपनी किस बुक में किए, तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक में किया है। ये आपको एकदम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको ये लिखना होगा, इसलिए आप इसको चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके अलावा जो उनकी पुस्तक है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, इसमें उन्होंने क्या व्यक्त किया, मूल्यों के विभिन्न आयामों के संदर्भ में इन्होंने विस्तृत विवेचना की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा तत्वमीमांसा आदि में जो पाई जाने वाली मूल्यों की व्याख्या है, उन सभी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में व्यक्त किया है। देखिए,
मुखर्जी जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? मूल्य को मानते हैं। और ये एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने मूल्य पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। मूल्यों की जितनी भी विचारधाराएं इन्होंने पेश की हैं उतना किसी अन्य विद्वान ने नहीं दी है। ये मूल्यों व्यक्ति और समाज को परस्पर संबंधित मानते हैं, यानी इनका कहना है कि मूल्य व्यक्ति और जो समाज है परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। और सही बात है, एकदम सही इन्होंने ये बात व्यक्त की है। अच्छा देखिए, डेफिनेशन आपको बताऊंगी मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई मूल्य के ऊपर, क्योंकि जब आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा तो आप 2 डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल 2 परिभाषा बता रही हूँ। देखिए, डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार मूल्य सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का आधार होता है। ये परिभाषा आप याद रखिएगा। और देखिए, दूसरी डेफिनेशन है डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार जो व्यक्ति होता है वो मूल्यों का सृजन भी करता है और उन्हें पूर्ण भी करता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, राधा कमल मुखर्जी जी ने सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है, देखिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य होती हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यानी सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही इनका आंतरिकरण होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं तथा मानव तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। देखिए, क्योंकि जो हम व्यवहार करते हैं उन्हीं व्यवहार को मापा जाता है तो वो मूल्य हमें बताते हैं। सही है। अब देखिए, डॉक्टर मुखर्जी की उपयुक्त परिभाषा से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। जो इन्होंने ये परिभाषा बताई, इस परिभाषा से ये बात एकदम क्लियर हो गई कि उन्होंने मूल्य को एक सजीव सामाजिक तथ्य माना है। क्या माना है? सजीव सामाजिक तथ्य। और उनके विचार में मूल्य का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। यानी इंसान की जो पर्सनालिटी है, पूरा व्यक्तित्व जो होता है, उसी से पूरा संबंध होता है मूल्य का। ये किसका विचार है? ये डॉक्टर मुखर्जी का विचार है। देखिए, मूल्य जो है एक आंतरिक गुण है। जो हम व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा या बुरा है, ये मानदंड है। अब हमने अच्छा या बुरा किया, मानदंड हमें नहीं बता रहा, हमने जो व्यवहार कर दिया, ठीक है। अब व्यवहार हमने अच्छा किया या बुरा किया लोगों के साथ, समाज में, तो एक क्या है? मूल्य एक आंतरिक गुण है। परंतु मानव जो है इसको समाजीकरण की सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त करता है। और प्रत्येक समाज में अपने कुछ आदर्श तथा लक्ष्य होते हैं। देखिए, दुनिया में एक समाज नहीं है, आपको हज़ारों लाखों समाज मिलेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया इतनी बड़ी। और आप देखेंगे अलग अलग समाज का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग लोगों का रहने का स्टाइल होता है, अलग अलग भाषा होती है। और हमारे भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आपको तो पता ही। और यहाँ पे हज़ारों मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब जो डायलेक्ट्स है, तो हर जगह का समाज अलग है। तो प्रत्येक समाज के कुछ अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अलग अलग अपने आदर्श होते हैं। और इन आदर्शों एवं लक्ष्यों को उसी दशा में पूरा किया जा सकता है, जबकि समाज के सदस्यों के लिए कुछ निश्चित मान निर्धारित कर दिए जाएं। और इसी प्रकार वास्तव में सामाजिक मान ही मूल्य होता है। जो मान उनके लिए निर्धारित कर दिए जाए वो क्या है? वही मूल्य होता है। अब देखिए, सामाजिक मूल्यों की क्या विशेषताएं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताई है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले इन्होंने विशेषता बताई है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक होता है। यानी समाज में हम जो व्यवहार करते हैं उसी को मापता है सामाजिक मूल्य। मानक का तात्पर्य है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। मानक क्या है? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। और हम जो व्यवहार करते हैं उसको कौन मापता है? मूल्य माप देता है। सामाजिक मूल्य भी मानक होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित एवं अवांछित ठहराते हैं। हमने कौन सा कार्य किया, अच्छा था या बुरा था, उसको हम मूल्य में माप लेंगे, सामाजिक मूल्य के द्वारा माप लेंगे। कह रहे हमने जो व्यवहार कर दिया बड़ा ख़राब था, ये वस्तु अच्छी या बुरी, ये सब हमारे मूल्य हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। यानी ये हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं।
सामाजिक मूल्य सदैव एक ही समान नहीं रहता, ये समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इनमें बदलाव आता रहता है और आवश्यकता के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होता रहता है। और देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसमें परिवर्तन आता रहता है और सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है। अतः जब समाज की आवश्यकता जैसे जैसे बदलती जाती है उसी के हिसाब से सामाजिक मूल्य भी बदलता रहता है। अब तीसरी विशेषता देखिए, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि हर जगह आपको एक जैसे सामाजिक मूल्य नहीं मिलेंगे। देखिए दुनिया में मैंने आपको बताया एक समाज नहीं है, यहाँ पे लाखों समाज हैं और प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं, क्योंकि हर जगह के लोग का मूल्य एक जैसा तो होगा नहीं और प्रत्येक समाज में जो मूल्य हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि हर जगह का मूल्य हमें अलग मिलेगा। इसलिए मूल्यों में भी हमें अंतर यानी विभिन्नता पाई देखने को मिलती है। अब देखिए चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है सार्वभौमिकता। देखिए मूल्य जो होता है प्रत्येक समाज में होने के कारण मूल्य जो है सार्वभौमिक है, यानी प्रत्येक समाज में मूल्य हमें देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्या है, सार्वभौमिक है। लेकिन डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी इस बात पर सहमत नहीं देते हैं कि, देखिए ये क्या कहते हैं कि इस बात पर सहमत नहीं है कि प्रत्येक समाज में मूल्य क्या है, मूल्य की प्रकृति सार्वभौमिक है। तो ये आप याद रखिएगा और इसको ज़रूर लिखिएगा। देखिए इसमें ये कहने का मतलब है कि देखिए हर समाज का मूल्य अलग होता है, क्योंकि हर समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं सब अलग अलग तरह से सोचेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप विश्व के किसी अन्य समाज में चले जाइए, हो सकता है जिस समाज में, उस समाज में देखिए जिस समाज में हम रह रहे, हो सकता है वहाँ पे जिस बात को अच्छी मानी जाती है तो उस दूसरे समाज में बुरी मानी जाए। हर लोगों के देखने का, सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो वही कहने का मतलब है कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी इस बात पर अपनी सहमति नहीं देते हैं कि जो मूल्य होता है प्रत्येक समाज का, हर समाज का जो मूल्य होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो सार्वभौमिक ही हो, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो अब इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है मूल्यों की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ वैल्यूज़। जो मूल्य हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका जन्म कैसे होता है। तो देखिए इस बारे में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी क्या बात बता रहे हैं, क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अब उनको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का ये कहना है कि सभी जो मूल्य हैं वो सामाजिक होते हैं, क्योंकि हर समाज में हमें मूल्य देखने को मिलता है और मूल्यों की उत्पत्ति जो होती है वो एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच में जो होने वाली अंतःक्रियाएं हैं उन्हीं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। कहने का मतलब ये है कि समाज में व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके साथ अनेकों मनुष्य रहते हैं। हम अकेले रहते हैं क्या समाज में? नहीं, हमारे आसपास हज़ारों लोग रहते हैं और हमारा सबसे कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है, कुछ संबंध, कुछ कार्य से लेन देन, कुछ न कुछ। तो इसी क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होता है, मूल्य की उत्पत्ति होती है। देखिए मानव को अपने समाज में, मतलब मानव को इस समाज में रहने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को संतुष्ट रखने के लिए क्या करना पड़ता है, संतुलन बनाए रखना होता है अपने समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए और अपना भरण पोषण करने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए हमें घर, मकान, रोटी, कपड़ा, हर चीज़ चाहिए, तभी हमारा जीवन का निर्वाह हो पाएगा, हम अपने जीवन को अच्छे से गुजार पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को जुटाने के लिए हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान अनेक सामाजिक अनुभव भी होते हैं। क्योंकि देखिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको मेहनत करना है, कमाना है, परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना है, तो जब आप इसके लिए घर से कमाने के लिए निकलेंगे तो आपको अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी और आप समाज के जो अनुभव हैं आप उनसे क्या होंगे, अच्छी तरह से प्रेरित हो पाएंगे कि किस तरह से समाज में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को जुटाने के लिए हम लोगों के समूह में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इससे हम काफ़ी लोगों से संपर्क में हो जाते हैं। आप ही देखिए, आप जाके अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी दुकान पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको डेली नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से आपकी भेंट होगी।
और आप सामाजिक जीवन के भागीदार बनते हैं और इसी दौरान सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। और जब सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है तो वास्तविक जीवन में लोग एक दूसरे के सहयोग बन जाते हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के काम से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का सहयोग करता है। और इसी दौरान सामाजिक जो मूल्य हैं उनका भी जन्म होता है। और समाज में जो अव्यवस्था फैली हो या असुरक्षा है या अशांति है, इन सभी चीज़ों को टालने के लिए कुछ मानदंड और मूल्यों की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ती है। और इसी प्रकार क्या होता है, सामाजिक मूल्य का जन्म होता है। इसी बारे में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने बताया है। आई होप आप इसको अब अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वही बातें मैंने लिख रखी हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो लिखना कैसे है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का मत है कि सभी मूल्य सामाजिक होते हैं और मूल्यों की उत्पत्ति एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। देखिए, यही बात मैंने आपको बताई है। और समाज में जो अव्यवस्था, असुरक्षा और अशांति, एकदम ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मानदंड और मूल्य की ज़रूरत होती है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस तरह क्या होता है, सामाजिक मूल्य का जन्म हो जाता है ताकि हम आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और एक दूसरे के साथ समाज में रहकर लोगों का सहयोग कर सकें। तो इस तरह से सामाजिक मूल्य की उत्पत्ति हो जाती है। और देखिए, मानव जो है, जो मनुष्य हैं, हमारे द्वारा ही मूल्य की खोज की जाती है। यानी मानव ही मूल्य की खोज करने वाला है और मूल्यों का निर्माण करने वाला प्राणी कौन है, मानव है, यानी हम मनुष्य हैं। अब देखिए, मानव को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से और अपने आप यानी स्वयं से और समाज और संस्कृति से ही नहीं, अपितु मानव अस्तित्व और अपने अनुभव से भी प्राप्त होते हैं। यानी कि मानव को अपने अस्तित्व और अपने अनुभव से भी मूल्य की जो है प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे मूल्यों के प्रकार, और उम्मीद करती हूँ अभी तक आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए, जब आप समझ जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ सके, और आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं। क्योंकि मैं पूरा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊँ, आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को समझ सकें। और मैं जल्द ही आपके मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूँगी। आपकी लिखित परीक्षा होती है उसके लिए भी, आपकी ऑब्जेक्टिव्स होती है उसके लिए भी। तो देखिए, मूल्यों के प्रकार क्या हैं, मूल्य जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होता है साध्य मूल्य और दूसरा होता है साधन मूल्य। अब देखिए, साध्य मूल्य क्या होता है। देखिए, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं वो क्या है, वो हमारे साध्य मूल्य हैं। देखिए, साध्य मूल्य जो होते हैं वो ये मूल्य होते हैं जिन्हें मानव जो होता है, जो हम मनुष्य हैं एवं समाज जो है, समाज जीवन के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के अंग हैं। और साध्य मूल्य अमूर्त एवं अलौकिक होते हैं। देखिए, अलौकिक होते हैं। देखिए, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा साध्य मूल्य होगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी रास्ते से होकर हमें गुजरना होगा, वो हमारा साधन मूल्य होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आपको कॉलेज में जाना है, आप कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका मंजिल है कॉलेज पहुँचना। तो आप कैसे जाएंगे? हो सकता है आप बस से जाएं, ऑटो से जाएं, किसी भी आप एक साधन के माध्यम से ही जाएंगे। तो आपका बस हो या ऑटो, जो भी है, आपका साधन हो गया। और कॉलेज पहुंचना आपका साध्य हो गया, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है, वो आपका लक्ष्य है। आप पढ़कर बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई आपका साधन है, मेहनत करनी होगी, वो आपका साधन है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक साध्य एवं साधन। अच्छा, देखिए, अब हम देखेंगे मूल्यों का सोपान या स्तर, यानी कि मूल्य का क्या स्तर है। देखिए, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक संगठन के आधार पर मूल्यों को 4 स्तर में बांटा हुआ है। अब वो 4 स्तर क्या हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला है भीड़। देखिए, जब भीड़ होती है, भीड़ में सामाजिक मूल्य का अभाव पाया जाता है। मूल्य क्या है, आप ये तो समझ गए।
तो जब भीड़ होती है किसी भी स्थान पर किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें हमें सामाजिक मूल्यों की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि भीड़ का रचनातंत्र ऐसा होता है कि वह बुराइयों का तत्काल समाधान चाहती है और भीड़ में मूल्य या मानदंड एवं आदर्शों का पूर्णतः हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना। भीड़ जब बहुत ज़्यादा हो, उसकी बात चल रही है किसी भी प्रकार की, और इसको डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने सामाजिक संगठन के आधार पर पहले स्तर पर रखा हुआ है। दूसरा है स्वार्थ समूह। देखिए, सामाजिक संगठन का जो दूसरा उदाहरण है वो है स्वार्थ समूह, जिनका निर्माण किसी एक या कुछ स्वार्थों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसा समूह जिसका उद्देश्य कुछ स्वार्थ या कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, ऐसा संगठन सामाजिक संगठन जो स्वार्थ समूह कहलाता है। जैसे कोई श्रमिक संघ हो या व्यापार संघ हो, क्लब हो आदि, ये सभी क्या है, स्वार्थ समूह है। यानी देखिए, स्वार्थ समूह का जो संबंध है वो इस प्रकार के मूल्यों से होता है जिसके भागीदार सभी व्यक्ति नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, व्यापार संघ, श्रमिक संघ या छात्र संघ, अलग अलग ये सब संघ हैं। तो अगर छात्र संघ में किसी को भागीदार बनना है तो वो स्टूडेंट ही होना चाहिए, उसमें कोई श्रमिक या व्यापारी नहीं जा सकता। व्यापारिक संघ है तो उसमें व्यापारी ही जाएंगे, श्रमिक संघ है तो उसमें सिर्फ श्रमिक ही जाएंगे, यानी दूसरा कोई व्यक्ति उसमें भागीदार नहीं हो सकता। तीसरा इन्होंने स्तर बताया सामाजिक संगठन के आधार पर समाज या समुदाय। देखिए, समाज एक ऐसा संगठन होता है जिसमें स्वार्थ समूहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं नैतिक आधारों को प्रस्तुत करते हैं। यानी यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि देखिए, समाज या जो समुदाय होता है उसमें कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके आसपास हज़ारों लोग होते हैं। और यहाँ पर स्वार्थ समूहों की अपेक्षा, यानी स्वार्थ समूह में तो हर व्यक्ति नहीं जा सकता, जबकि समाज में स्वार्थों समूहों की अपेक्षा नैतिकता के आधार पर कार्य किए जाते हैं। यानी हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और हम दूसरों के भी हितों का ध्यान रखते हैं, और हमारे जो मूल्य होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि हमें दूसरों का भी सहयोग करने की हमारे अंदर भावना होती है कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, उन्हें हमारी ज़रूरत है हम उनका सहयोग करें। मतलब इस तरह के मूल्य होते हैं समाज या समुदाय संगठन के आधार पर। चौथा जो उन्होंने बताया वो है सामूहिकता। देखिए, सामूहिकता मानव समाज का जो सर्वोच्च संगठन है और इसमें सब मिलकर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होता है जिसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वार्थ ना हो, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सिर्फ ना करे, इस तरह के आधार पर बनाया जाता है। इसमें मनुष्य सार्वभौमिक सामाजिक मूल्यों जैसे कि प्रेम, समानता, बंधुत्व, देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, बंधुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायी आदि को स्वीकार करता है। यानी कि प्रेम हो, समानता हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना हो, इस सारी चीज़ों के आधार पर मूल्य होते हैं। यानी सामूहिकता एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें नैतिकता मूल्य हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। अब देखिए, मूल्यों का संस्तरण हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सभी मूल्य एक समान स्तर के नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और संस्तरण का जो संबंध होता है वो मूल्यों के आयामों से होता है। देखिए, मूल्यों के आयाम में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। और हम ये भी जानेंगे कि प्रथम स्थान पर किस आयाम को रखा है, मिडल में किस आयाम को रखा है और सबसे निम्न स्तर पर किस आयाम को उन्होंने रखा है। देखिए, सबसे पहला है जैविक आयाम। देखिए, जैविक आयाम जो है इसको राधा कमल मुखर्जी ने निम्न स्थान पर रखा है, यानी कि मूल्यों के संस्तरण में निम्न स्थान पर इसको रखा है। अब जैविक आयाम क्या होता है इसको समझिए। देखिए, मनुष्य पहले अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और उसकी जैविक आवश्यकताओं में जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, और अपने जीवन निर्वाह करने के लिए काम करना, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कार्य करता है वो जैविक आयाम के अंतर्गत आता है।
यानी देखिए, अपने जीवन को बनाए रखने तथा उसे तीव्र गति देने के लिए मनुष्य जो काम करेगा वो उसके जैविक आयाम कहलाएंगे। दूसरा है सामाजिक आयाम। देखिए, हर व्यक्ति समाज में रहता है तो वो चाहता है वो अच्छा से अच्छा काम करे, उसके पास अधिक धन हो, वो रिच हो, उसके पास अधिक संपत्ति हो और समाज में जो उसका पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो ऊंची हो। तो इसके लिए वो जिस मूल्य को अपनाता है ताकि उसको वो धन अधिक मात्रा में कमा ले, उसके पास संपत्ति हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, क्योंकि जिसके पास धन संपत्ति अधिक होगा समाज में उसका दर्जा भी ऊँचा होता है, पद भी ऊँचा होता है। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य जिस मूल्य को अपनाता है वो सामाजिक आयाम कहलाते हैं। और सामाजिक आयाम को डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने मिडल स्तर पर रखा है, यानी कि निम्न स्तर पर जैविक को रखा है और बीच वाले स्तर में उन्होंने सामाजिक आयाम को रखा है। अब देखिए, तीसरा आयाम उन्होंने बताया है आध्यात्मिक आयाम। और आध्यात्मिक आयाम कहिए या आध्यात्मिक मूल्य कहिए, उसको राधा कमल मुखर्जी ने सर्वोच्च स्थान दिया है, यानी सबसे पहले स्तर पे जिसको रखा है वो इसको है, ठीक है, इसी को रखा है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए, सत्य बोलना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, ऐसा मूल्य अपनाए कि वो सत्य बोले। सुंदर हो, सुंदर का मतलब यहाँ पे आप सिर्फ शक्ल यानी चेहरे की सुंदरता को मत समझिएगा। उनके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति सिर्फ चेहरे से सुंदर हो या ना हो, मगर दिल से सुंदर हो, उसका सोचने का तरीका बेहतर हो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचे, किसी का बुरा ना सोचे, मतलब इस तरह की भावना उसके अंतर्गत हो। सुसंगति होना तथा पवित्रता आदि से संबंधित होता है इस आध्यात्मिक आयाम, यानी कि वो इंसान पवित्र हो, पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, यानी ईमानदार हो, सच बोले, धर्म का पालन करे और दूसरों के धर्म का भी सम्मान करे। मतलब इस तरह के जो मूल्य होते हैं वो आध्यात्मिक आयाम या मूल्य कहलाते हैं, जिसको डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आप अपने BA 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ते हैं या अदर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके BA के सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मैं जल्द अपलोड करूँगी और अपलोड हो भी रही है और मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी। तो पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।